Assalamu alaikum dear students, I am Salim sir in the third lecture of lesson number 10, that is problems faced by India after independence. We will discuss the major problems that India faced immediately after the independence, and I will write down here the problems. First problem that India faced was the problem of accommodation problem. देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान ने झेली वो एकोमोडेशन प्रॉब्लम थी, यानी as you know that India is the land of multilingual, multireligious, multiracial, multi-ethnic country, and some historians call it as the ethnological museum. And in that very society, how to accommodate the different races, different religions, different cultures, it was the biggest problem that India faced immediately after the independence. So accommodation problem, which in other words we call the unity or the national integration. It was first problem that India faced. And second problem was the problem of refugees. जैसा कि आप जानते हैं कि जब आज़ादी हुई तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान एरिया में, यानी पाकिस्तान के अंडर जितने भी एरिया है वहाँ से रिफ्यूजीज़ भाग के हिंदुस्तान आए, और कुल मिला के वो करीबन 8 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़ थे। 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ थे। तो इन रेफ्यूजीज़ को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी हिंदुस्तान के लिए, और उन रेफ्यूजीज़ के लिए बाकी जितनी भी ज़रूरियात उनको हैं उनको वो देना, और इनको एकोमोडेट करना, उनको जगह देना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हिंदुस्तानियों के लिए थी। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी कॉसिज्म। देखिए कॉसिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। जब कानून भी बनाया गया हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन भी जब बनाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड, at that time the article 14 of the Indian constitution to article 17, that is related to article 17 related to casteism, it was written in the constitution that no people should be ill treated on the lines of casteism, but still casteism remained prevalent in India. That is why Dr. B.R. Ambedkar embraced Buddhism in 1956. देखिए कास्टिज़म जो थी, जो छूत छात या अनटचेबिलिटी का मसला हिंदुस्तान की सोसाइटी में रहा, ये पुराने ज़माने से रहा। ये आर्यनस ने हिंदुस्तान में लाया, आर्यन हिंदूज उन्होंने लाया, तो तब से हिंदुस्तान में कास्टिज़म रहा। ब्राह्मणस, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, ये मसला हिंदुस्तान की सोसाइटी में रहा, और ये ही हिंदुस्तान को डिवाइड करने में एक बहुत बड़ा टूल रहा। लेकिन जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड इन दैट कॉम्पलेटेड ऑन 26 नवंबर 1949, तो उसमें आर्टिकल 14 में लिखा है राइट इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो आता है राइट इक्वालिटी, उसमें 17 आर्टिकल हैं, उसमें लिखा है अनटचेबिलिटी रिलेटेड, यानी अनटचेबिलिटी करने का हक किसी को नहीं है। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द क्रीड, कलर, सेक्स, प्रोफेशन, रेस एंड कलर। लेकिन स्टिल अगर हम देखें हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद भी कास्टिज़म रहा, जिसकी बुनियाद पर ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ख़ुद भी दलित थे और कॉन्स्टिट्यूशन के फादर तस्वर किए जाते हैं, उसने भी बुद्धिज़्म इख्तियार किया। तो कास्टिज़म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान में। ये कास्टिज़म विद इन हिंदूज़ थी। अब चौथी बात यह है कि हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो लिंग्वल प्रॉब्लम थी। लिंग्वल प्रॉब्लम, लिंग्विज़म, यानी कि ज़बान को इम्पोर्टेंस दी जाए। देखिए हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, या डॉक्टर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज करार देते, बनाना चाहते थे। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। स्क्रिप्ट आप जानते हैं कि राइट ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, देवनागरी स्क्रिप्ट जो या उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदुस्तानी लैंग्वेज, यानी इसमें उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हिंदू लैंग्वेज नहीं है,
इसमें संस्कृताइजेशन नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान के कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी हिंदू, उन्होंने कहा, वो प्रोटोगनिस्ट्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो दीवानगिरी स्क्रिप्ट जो है उर्दू स्क्रिप्ट से मिलता है एंड उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। बाद में ये बहुत बड़ा पंगा हुआ जब 1965 में हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का रुतबा दिया गया था, लेकिन उस पर कुछ कांग्रेस के मिनिस्टरों ने अपनी मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दिया था, तो बाद में हिंदी के बदले इंग्लिश कंटिन्यू रही। 120 आर्टिकल, इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। आर्टिकल 120 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसमें लिखा है कि बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट जो चलेगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा, बाद में हिंदी लैंग्वेज को सेकंड इंपॉर्टेंस दी जाए, और जिसको ये हिंदी लैंग्वेज नहीं आती वो लोकल लैंग्वेज में भी अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। इस तरह लिंगुअल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिफ्थ प्रॉब्लम जो थी वो थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम यहाँ स्टेट कंसोलिडेटिंग प्रॉब्लम जिनको हम करेंगे, स्टेट कंसोलिडेशन स्टेट कंसोलिडेशन ये प्रॉब्लम थी जिसके लिए एसके दर कमीशन भी बुलाया गया। स्टेट कंसोलिडेशन प्रॉब्लम क्या थी कि विद इन स्टेट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पीकिंग, different castes reside together and different languages reside in one state, and people of different cultures, people of different language speaking different languages demanded separate status on the basis of linguism। यानी एक ही स्टेट में लोग डिफरेंट ज़बानों को रहने वाले लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें लैंग्वेज के एतबार से हमें एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, जिसके मतलब पहले 1948 में एसके दर कमीशन बुलाया गया, फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बनाया गया, जिसकी वजह से स्टेट को क्रिएट किया गया। और पहली जो स्टेट हिंदुस्तान में थी जो लैंग्वेज की बुनियाद पर बनी वो आंध्र प्रदेश थी। आंध्र प्रदेश और ये तब बनाई गई जब ये क्या कहते से सरमिली पुट्टी जो सरमिली पुट्टी जो थे यानी वो फॉलोवर ऑफ गांधी थे, वो फाके पर गए, उनने फास्टिंग की, कहा कि जब तक मेरी स्टेट को आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज की बुनियाद पर एक नई स्टेट नहीं देंगे, तो करार नहीं देंगे, तब तक मैं फाका। बाद में वो मरा तो गवर्नमेंट के इसके मतलब जब प्रोटेस्ट जाम हो गए तो गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश स्टेट को पहली स्टेट जो 1953 में ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बनाएंगी। इसी के बाद बाकी स्टेट्स भी ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज बनाई गई। इस तरह ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जिस तरह 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश के लिए क्या है और क्या पहली चीज़ किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो उसने नवंबर 1947 में कहा था फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट, यानी सबसे पहले वही चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी। ओनली दोज थिंग्स विल बी गिवन इम्पोर्टेंस दैट आर नेसेसिटी, एंड द नेसेसिटी इज़ द एट दैट टाइम 1947 द फर्स्ट नेसेसिटी वाज द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री। यानी ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सिक्योरिटी फराहम करना, अपने लोगों को, अपनी दिशाओं को, अपनी सरहदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और स्टेबिलिटी के साथ यानी सख्ती के साथ अपनी सरहदों को बांधना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और आप जानते हैं कि मिलिट्री पर कितना खर्चा आता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो दुनिया में मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है। अगर 2005 की बात है कि उस वक्त अमेरिका 455 बिलियन US डॉलर्स अकेले मिलिट्री पर खर्च करता था, जो आज 2 गुना ज़्यादा है उससे। तो इसका मतलब, और अमेरिका का जो मिलिट्री पर खर्च होता है वो उसका पेंटागन में अलग बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं, हिंदुस्तान का तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम थी कश्मीर इशू। आप जानते हैं कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, या इट इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर मसला, कश्मीर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक ये बफर स्टेट है, यानी दोनों स्टेटों के बीच में ये एरिया लड़ाई की जड़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कश्मीर इशू पर कितनी लड़ाई, 1948 में लड़ाई हुई, 1965 में लड़ाई हुई, 1999 में लड़ाई हुई, और आज भी हम देखते हैं कि इनके रिलेशंस कॉर्डियल नहीं है, बल्कि इनके रिलेशंस में क्या आया है, वाटरिंग डाउन हुए हैं। वाटरिंग डाउन नहीं हो, बल्कि इनकी रिलेशंस में जो दिन ब दिन
तलख नवाई आती हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बेजार हैं। इनमें कभी कॉर्डियल रिलेशंस कभी कभार बनी, तो आज इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ये भी कश्मीर इशू पे बहुत बड़ा इशू बना। और वाटर डिस्प्यूट भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वाटर डिस्प्यूट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी IWT इंडस वाटर ट्रीटी के एक्ट के दौरान वर्ल्ड बैंक की वसातत से हिंदुस्तान की 6 रिवर्स में 3 रिवर्स का 80% हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना पड़ा, जिनमें मैं इधर लिखूँगा बियास हैं, सतलुज हैं, रावी हैं या सिंध है, इसको इंडस इसको हम कहेंगे, इंडस है, चिनाब है और जहलिम है। देखिए यहाँ मैं लिखूँगा बियास हैं, सतलुज हैं, रावी हैं। इनका 80% अकॉर्डिंग टू IWT 80% इनका वाटर इस्तेमाल कर सकती है हिंदुस्तान। 80% ऑफ दीज रिवर्स यानी बियास, सतलुज एंड रावी, इनका 80% वाटर हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकती है, जबकि 20% इनका पाकिस्तान को इख्तियार है। इस एतबार से अगर हम देखें तो इंडस, चिनाब, जहलिम का 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करना है और रिमेनिंग 20% जो है वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस पर भी बहुत से मसले हुए। ये भी एक बहुत चुनौती थी, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, मसलन ये एक प्रॉब्लम वुमेन इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या वुमेन इनइक्वालिटी। देखिए हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन हुआ, तो अगर उसमें हम देखेंगे समाज में वुमेन इनइक्वालिटी थी कि नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान, ये देखिए पहला जो हिंदुस्तान का इलेक्शन लड़ा गया इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन दैट वाज कॉन्टेस्टेड इन 1952। एट दैट टाइम about 16 lakh women were not given right to vote. It was not at that time, India was not a real democracy at that time, because it was at that time it was the initial stage for the Indian democracy, and some outside critics have negatively criticized the Indian democracy at that time. ये भी एक प्रॉब्लम थी। एंड वुमेन इक्वलिटी, ये भी एक मसला था। वुमेन्स एंड मैन इन इंडिया, वुमेन एंड मैन इन इंडिया वर्क टुगेदर। जैसा कि स्लेब का काम करना हो तो बाहर हम देखते हैं वहाँ पर औरतें और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन 1976 तक ये मसला था कि औरतों को हाफ ही दिया जाता था, जो इनके वेजेस होते थे, डेली वेजेस, हाफ इन प्रपोर्शन टू द मैन। यानी अब मर्दों को अगर 400 रुपया देते थे दिन भर का वेज, इनको 200 ही दिया जाता था। फिर रिन्यूमरेशन एक्ट पास किया गया, एक्ट 1976 में पास किया गया, रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 में पास किया, जिसकी वजह से ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये मसला, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी जो जितना काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको इक्वल पे देनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये मसला किसी हद तक ख़त्म हुआ, ये भी एक मसला। और दूसरी बात, तो सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम देखते हैं पॉवर्टी तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे बाद में हम देखें इलिटरेसी तो हिंदुस्तान में अनपढ़ ज़्यादा थे। तीसरी बात, डेवलपमेंट। हिंदुस्तान में देखिए इसके मुतलिक बाद में ट्रिकल डाउन थ्योरी के ज़रिए पास किया गया डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। और नेहरू ने कहा भी है कि लार्ज इंडस्ट्रीज आर synonymous to development, so unless and until India cannot establish the large industries in India, no development can take place in India, and it later became truth। डेवलपमेंट भी एक प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान की। और चौथी बात जो थी, डिजीज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हिंदुस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए ये मेडिसाइनस नहीं थे, या डिजीज़ जितनी भी हिंदुस्तान में थी उनके लिए मेडिसाइनस नहीं थे और रुपया भी नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये चीज़ें ये हिंदुस्तान में बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम है जिनको
बाद में निपटा गया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके बावजूद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। कम्युनल हॉलोकॉस्ट, हिंदुस्तान में कम्युनल हॉलोकॉस्ट, हिंदू मुसलमान ये अक्सर लड़ते थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। हिंदू मुसलमान अक्सर लड़ते थे। इतना ही नहीं, हिंदू और सिख भी लड़ते थे। जैसा कि मैं यहाँ आपको एक और पॉइंट लिखूँगा, 1966 10 अक्टूबर 1966 जब पंजाब के 2 हिस्से किए गए, पंजाब और हरियाणा, लुधियाना के 2 हिस्से किए गए। लुधियाना, एक तो पंजाब यानी सिख मेजॉरिटी स्टेट बना दी गई ऑन द बेस ऑफ सिख्स, एंड हरियाणा हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके बगैर एक और प्रॉब्लम थी कि स्टेटस, हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेटस की प्रॉब्लम। प्रिंसली स्टेटस तो हिंदुस्तान में लगभग 552 के करीब प्रिंसली स्टेटस थी, और जो कैटेगराइज की जाती थी, यानी कैटेगराइज इनको किया जाएगा, यानी इनमें कुछ स्टेटस ऐसी थी जो ब्रिटिश के अंडर थी, इकोनॉमिकली ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के अंडर थी। दूसरी थी जिनको ब्रिटिश डायरेक्ट ही इन पर 90% ब्रिटिश का ही चलता था, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से वो ब्रिटिश के अंडर थी। तीसरी स्टेटस ऐसी थी जो जहाँ पर हल्का फुल्का ब्रिटिश का चलता था किसी फील्ड में। और फोर्थ क्लास स्टेट्स ऐसी थी जो पूरे इंडिपेंडेंट थी, उनमें ब्रिटिश का कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप इन स्टेटों को यूनाइट करके एक हिंदुस्तान बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट से इनको चैलेंजेस मिले। मिसाल के तौर पर हैदराबाद स्टेट से इनको चैलेंज मिला, हैदराबाद स्टेट से इनको 1948 में चैलेंज मिला। और फिर उसके बाद ऑपरेशन शिवा किया गया, यानी मजबूरन करके उन्होंने ऑपरेशन शिवा इनके ख़िलाफ़ किया और इसको अपने अंडर लाया। हैदराबाद नहीं मानता था कि हिंदुस्तान के अंडर आए, वो चाहता था पाकिस्तान के अंडर जाए। तो इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया गया। यानी हैदराबाद नहीं चाहती थी हिंदुस्तान के साथ रहना, तो उसके बाद हैदराबाद के साथ क्या किया गया, ऑपरेशन शिवा इनके ख़िलाफ़ लगाया और मिलिट्री के ज़रिए इसको अपने अंडर कर दिया गया। बहुत सी स्टेटों में इस तरह के ऑपरेशन, जूनागढ़ था, वहाँ पर भी कुछ वो स्टेटस भी नहीं मानते थे। यहाँ कश्मीर था, ये स्टैंड स्टिल इशू कब तक था, आपको पता ही है कि जब अगर कबाइल ना आए होते पाकिस्तान कश्मीर में, शायद कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा ना होता। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स, इनको जगह देना, किसी को डिमांड्स को फुलफ़िल करना, जिस तरह कश्मीर भी हम देखें कि आसाम था, आसाम की प्रॉब्लम थी, नागपुर की प्रॉब्लम थी, गोवा की प्रॉब्लम थी, या मानो कि पांडिचेरी की प्रॉब्लम थी, कश्मीर की प्रॉब्लम थी। यानी फिर आसाम, नागपुर, आसाम, मणिपुर, इनको 371 पार्ट सी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इनको ऑटोनॉमी दी और हिंदुस्तान के अंडर इनको कर दिया। यानी इनको मज़ीद पावर बाकी स्टेटों से दिए गए और हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया, वरना ये नहीं मानते थे हिंदुस्तान के। आज भी हम देखते हैं कि नक्सलाइट्स जो नागपुर में, आसाम में हैं, आज भी हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के साथ या हिंदुस्तान पुलिस एहलकारों के साथ वो किस तरह का बर्ताव करते हैं, उनका इनके साथ जी नहीं लगता है। इसी तरह पांडिचेरी जो थी, ये भी पांडिचेरी डच के अंडर थी, 1968 में आज़ाद हुई। इसी तरह गोवा जो था, ये पुर्तगीज़ के अंडर था। आज भी जाओ गोवा में तो वहाँ आपको अंग्रेज़ ज़्यादा दिखेंगे। 1962 में आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एरिया भी। और बाद में गोवा को स्टेटहुड 1987 में मिला। ये बहुत सी चुनौतियाँ थी जिनसे होके हिंदुस्तान को गुज़रना पड़ा, और इन चुनौतियों के साथ वो कभी कभार पूरा उतरी तो कभी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को ये सब प्रॉब्लम्स थी जिनके साथ उन्हें फेस करके ही हिंदुस्तान को बनाना पड़ा। तो बाद में वो कामयाब भी हुई इनके साथ, चाहे लड़ाई की, चाहे एक्शन किया, डायरेक्ट एक्शन किया, चाहे इनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए, और इस एतबार से इन स्टेटों को अपने अंडर लाए, तो फिर हिंदुस्तान बना।
तो ये थी प्रॉब्लम्स जो हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद देखी। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि Indian independence was not the bed of roses, but it was the bed of thorns from all sides. India had to face the problems from all corners to deal with the problems. It was somehow difficult for the Indians to deal with the problems from all corners, but by and by it succeeded to overcome its problems, and in this way India came into existence as a big democratic country in the world. Assalamu alaikum.